हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी में प्रसार और उसका पतन, जिसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे खलजी और तुगलक वंश। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने ली थी उसमें हम लोगों ने बलबन को पढ़ा था, रजिया को पढ़ा था, इल्तुतमिश को पढ़ा था। ठीक है, बलबन पर ख़त्म किया था। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1286 में क्या हुआ कि बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब जब किसी भी शासक की मृत्यु होती है तो आप लोगों को पता होगा कि उसके राज्य साम्राज्य में क्या होता है, अव्यवस्था फैल जाती है ना। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ और यहाँ पर लिखा भी वही है। फिर देखिए, बलबन का नियुक्त किया हुआ उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद पहले ही मंगोलों के साथ एक लड़ाई में मारा गया था। उसके दूसरे बेटे बुगरा खां ने बंगाल और बिहार पर शासन करने को वरीयता दी। हालांकि दिल्ली के अमीरों ने उसे हुकूमत संभालने के लिए निमंत्रित किया था, इसलिए बलबन के एक पोते को दिल्ली में तख्त पर बिठाया गया। लेकिन वह इतना छोटा और अनुभवहीन था कि स्थिति को संभाल नहीं सकता था। मतलब कि जो वो शासक जिसको बनाया गया था उत्तराधिकारी, उसकी एज भी बहुत कम थी और उसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर उसे शासन पर बैठा भी दिया जाए तो क्या कर सकते हैं वो बेसिकली उतने अच्छे से राजपाट को नहीं संभाल पाएंगे। देखिए, लिखा है कि उच्च पदों पर तुर्क अमीरों के एकाधिकार को लेकर काफी नाराजगी थी, उसका विरोध भी हो रहा था। खलजियों जैसे अनेक गैर तुर्क गौरी आक्रमण के समय भारत आ चुके थे। उन्हें दिल्ली में कभी भी पर्याप्त मान्यता नहीं मिली और आगे बढ़ने के अवसर पाने के लिए उन्हें बंगाल बिहार जाना पड़ा था। देखिए, लिखा है कि उन्हें सैनिकों के रूप में रोजगार मिला। उनमें से बहुतों को मंगोल चुनौती का सामना भी करना पड़ा। कालांतर में अनेक भारतीय मुसलमान भी कुलीन वर्ग में शामिल हो चुके थे, जैसा कि बलबन के खिलाफ इमादुद्दीन रेहान को लाए गए के ढंग से ये चीज पता चलता है। फिर देखिए, लिखा है नसीरुद्दीन महमूद के बेटों को किनारे करके बलबन ने स्वयं दिखा दिया कि एक सुस्थापित राजवंश के वंशजों को दरकिनार करके एक सफल सिपह सालार स्वयं गद्दी पर बैठ सकता है, बशर्ते कि उसे कुलीनों और सेना का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। यानी बलबन का यहाँ कहने का अर्थात ये है कि जब किसी भी एक जो राजा है या शासक है, उसे कुलीन और सेना का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो तो वह क्या कर सकता है, किसी भी सुव्यवस्थित वंशजों को हरा के और अपना वंश वहां पर स्थापित कर सकता है, अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। यही ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे खलजी। ठीक है, यहीं से बेसिकली हमारा जो क्लास है वो मेनली शुरू है और ये तो हम लोग अभी पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि खलजी का जो बेसिकली शासन काल था वो 1290 से लेकर 1320 था। यानी कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि लगभग 30 साल तक खलजी ने शासन किया था। लिखा है कि इन कारणों से जलालुद्दीन खलजी के नेतृत्व में खलजी कुलीनों के लिए एक दल ने 1290 में बलबन के निकम्मे उत्तराधिकारियों को उखाड़ फेंका था। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो बहुत मतलब शक्तिशाली थे। तो बेसिकली क्या किया उन्होंने क्या किया कि बलबन के जो उत्तराधिकारी थे, जो कि किसी काम के नहीं थे उसके उत्तराधिकारी, तो उसको क्या किया, उखाड़ फेंका, मतलब कि हटा दिया। फिर जलालुद्दीन उत्तर पश्चिम सीमा का प्रधान रक्षक था और मंगोल के खिलाफ उसने अनेक सफल लड़ाइयां लड़ी थी। कुलीनों के गैर तुर्क भाग में खलजी विद्रोह का स्वागत किया गया। खलजी मिश्रित तुर्क अफगान मूल के थे। उन्होंने तुर्कों के उच्च पदों से बाहर तो नहीं रखा, परंतु खलजियों के सत्तारोहण ने उच्च पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए, जो खलजी लोग थे, बेसिकली बोला जाए तो तुर्क लोगों को अपने यहाँ भर्ती तो करते थे, बड़े पदों पर नियुक्त तो करते थे, लेकिन जैसा पहले कि बड़े पदों पर उनका एकाधिकार हो गया था, वैसा खलजी के शासनकाल में नहीं देखने को मिलता। वैसा क्या है कि खलजी के शासनकाल में देखने को नहीं मिलता। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जलालुद्दीन खलजी मात्र 6 वर्षों तक शासन करता रहा। उसने बलबनी हुकूमत के कुछ कठोर पक्षों में नरमी लाने की कोशिश की। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने यह विचार सामने रखा कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। चूंकि भारत की जनता बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए यहाँ राज्य सही अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। उसने सहिष्णुता की नीति अपनाकर और कठोर दंडों से परहेज करके कुलीन वर्ग की सदिच्छा जीतने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके समर्थकों समेत अनेक व्यक्ति इसे एक कमजोर नीति मानने लगे, जो कि उस समय के लिए अनुकूल नहीं थी। देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि जब कोई भी शासक जो होता है, मान लीजिए कि किसी टाइम पर
किसी एक इम्पोर्टेंट टाइम पर जिस नीति को लागू कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह नीति जो है, वो उस समय के लिए अनुकूल हो, ठीक है? तो वह क्या हो जाती है, नीति कमज़ोर हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत को अनेक अंदरूनी और बाहरी शत्रुओं का सामना भी करना पड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत को बेसिकली वहाँ पर बहुत बार मतलब बाहरी शत्रुओं ने आक्रमण किया था और वहाँ पे अंदरूनी बेसिकली शत्रु भी थे, जो कि विश्वासघात करते थे। देखिए लिखा है कि इस कारण असुरक्षा की भावना वहाँ पर हमेशा व्याप्त रही थी। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने पलट दिया, जो कि अपने विरोधियों को कठोर दंड देता था। याद रखिएगा, जलालुद्दीन अपने विरोधियों को वैसा दंड नहीं देता था जैसा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अपने विरोधियों को बहुत कठोर दंड देने की शुरुआत की थी। देखिए लिखा है अलाउद्दीन खलजी, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 था, अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन धोखे से कत्ल करके सत्ता में आया। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खलजी जो था वो उसके चाचा और ससुर बेसिकली जलालुद्दीन का उसने क्या किया, धोखे से कत्ल कर दिया, हत्या कर दी और फिर उसके बाद शासन करने के लिए सत्ता पर आया। ठीक है, देखिए लिखा है कि अवध का सूबेदार रहते हुए दक्कन में स्थित देवगीर पर हमला करके अलाउद्दीन ने भारी खजाना जमा किया था। याद रखिएगा कि अवध का जो सूबेदार था अलाउद्दीन एक टाइम पे, ठीक है, तो उसी टाइम पर क्या किया ना कि उसने बहुत सारा खजाना बेसिकली जमा कर लिया था। जलालुद्दीन इस खजाने को पाने की आशा में अपने भतीजे से मिलने कड़ा गया था। उसने अपनी अधिकांश सेना को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही अनुयायियों को साथ लेकर उसने गंगा पार की ताकि उसका भतीजा भाग ना खड़ा हो। उसका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खलजी, जलालुद्दीन का। अब देखिए, अपने चाचा का कत्ल करने के बाद अलाउद्दीन ने सोने चांदी का जमकर खेल खेलते हुए अधिकांश कुलीनों सैनिकों को अपनी ओर कर लिया। देखिए, जब भी कोई शासक क्या होता था कि किसी बड़े शासक को, खुद से बड़े शासक की हत्या कर देता था, तो जाहिर सी बात है कि सारे सैनिक उसी की तरफ हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली पुराने टाइम पे ऐसा होता था, राजा महाराजा के टाइम पे, कि अपनी शक्ति दिखाना पड़ता था, प्रदर्शन करना पड़ता था लोगों को आकर्षित करने के लिए। देखिए लिखा है, लेकिन कुछ समय तक अलाउद्दीन को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कुछ चिढ़े हुए अमीरों और कुछ अलाउद्दीन ने अपने संबंधियों की बगावतों का, फिर देखिए अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने कठोर और निर्मम तरीके अपनाए। सोने के मोह में उसकी ओर आने वाली अधिकांश अमीर या तो मार डाले गए या तो बर्खास्त कर दिए गए और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसने अपने परिवार के विद्रोही सदस्यों को भी कठोर सजाएं दी। जलालुद्दीन के समय में ही कुछ हजार मंगोल इस्लाम बनकर दिल्ली में बस चुके थे। अलाउद्दीन ने उन सबका सफाया कर दिया, क्योंकि नव मुस्लिमों ने गुजरात की लूट की और बड़े हिस्से की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया था। जो नए मुस्लिम थे उसने क्या कर दिया, बेसिकली कि धन की एक बड़े हिस्से की मांग कर दी थी। इसीलिए क्या किया, अलाउद्दीन ने इन्हें मरवा दिया था। देखिए यहाँ लिखा है कि अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकने के लिए अनेक नियम बनाए और उनके भोज या समारोह आयोजित करने पर या सुल्तान की अनुमति के बिना विवाह संबंध स्थापित करने पर रोक लगा दी गई थी। यानी उस टाइम पे अगर विवाह भी करना होता था तो अलाउद्दीन खिलजी से पूछना पड़ता था या उन्हें सूचित करना पड़ता था। फिर देखिए लिखा है, प्रायः मध्य एशियाई कबीलों से संबंध रखने वाले शक्तिशाली कुलीनों के बीच विवाह संबंध गुटबंदियों या फिर विद्रोहियों का आधार हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि संबंध बनाने और उनके लिए आयोजित दावतों को हतोत्साहित करने के लिए उसने शराब और नशीली वस्तुओं का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमीर जो कुछ कहते थे और करते थे उससे सुल्तान को बाखबर रखने के लिए उसने एक जासूस सेवा की स्थापना भी की थी। देखिए वर्तमान का जो काल है उसमें भी आप लोगों देखे होंगे कि बहुत से जैसे कि वर्तमान में तो गणतंत्र हो गया है भारत, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बोला जाए तो इलेक्शन होता है, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार अपने राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए आज भी ऐसा करती है ना कि शराब और नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा देती है। ताकि क्यों लगाती है, क्योंकि उसके जो बेसिकली प्रजा है वो स्वस्थ रहे और अपने पूरे होशो हवास में और 100% रूप से बोला जाए तो अपनी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना कार्य कर सके। देखिए उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था और वर्तमान में भी जासूस सेवा है ना। सरकार जो है वो बहुत से लोगों को क्या करती है, इसलिए नियुक्त करती है कि वह देख सके कि कहीं खतरा तो मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी के लिए आप लोग सुने होंगे CBI है, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों नियुक्त की गई हैं, इसी के लिए ताकि जो हमारी देश है उसकी सुरक्षा हो सके। अब देखिए लिखा है
निर्मम उपायों से अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का हौसला तोड़ दिया और उन्हें पूरी तरह से ताजदार का अधीन बना दिया। उसके जीवन काल में फिर कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से उसके उपाय राजवंश के लिए हानिकारक साबित हुए। पुराना कुलीन वर्ग नष्ट कर दिया गया और नए कुलीन वर्ग को दिल्ली में सत्तारूढ़ होने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने की शिक्षा दी गई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी ने मृत्यु के बाद यह बात जो है वो स्पष्ट हो गई थी। देखिए लिखा है, उसके चहेते मालिक काफूर ने अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाया था। अमीरों के किसी भी विरोध का सामना किए बिना उसके दूसरे बेटों को कैद कर लिया गया या फिर अंधा बना दिया गया था। उस टाइम पे तो ऐसा ही होता था। फिर देखिए इसके बाद जल्द ही महल के पहरेदारों द्वारा काफूर को मार दिया गया और हिंदू से मुस्लिम बन जाने वाला एक व्यक्ति मलिक खुसरो जो है वो तख्त पर बैठा। मलिक खुसरो जो है वो पहले हिंदू था और बाद में मुस्लिम बन गया था। देखिए लिखा है कि उस समय के इतिहासकार खुसरो को इस्लाम के खिलाफ जाने और हर तरह के इस्लाम विरोधी अपराध करने का दोषी ठहराते थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि खुसरो अपने पहले के किसी भी शासक से बुरा नहीं था। न कभी भी मुस्लिम अमीरों या दिल्ली की जनता ने उसके खिलाफ खुलकर विरोध व्यक्त किया, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी की ओर करते थे। फिर है यहाँ तक कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने भी उसके तोहफों को स्वीकार करके उसे मान्यता दी थी। इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी था। इससे पता चलता है कि दिल्ली और आसपास के मुसलमान अब नस्ली विचारों में बहते नहीं थे, किसी भी समर्थ व्यक्ति की अधीनता मानने के लिए तैयार थे, चाहे उसकी पारिवारिक या नस्ली पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कि बेसिकली बोला जाए तो जातिवादी या नस्ली भेदभाव नहीं था। यानी कि बेसिकली अगर बोला जाए तो ये पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बने मलिक खुसरो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। फिर देखिए इससे कुलीन वर्ग के सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने में सहायता मिली, लेकिन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बगावत का परचम बुलंद किया। उन्होंने खुली बगावत की और राजधानी के बाहर एक कड़ी जंग में मलिक खुसरो के द्वारा हारा और मार डाला गया। अब देखिए तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक का जो शासनकाल था 1320 से लेकर 1412 तक। देखिए लिखा है, गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया राजवंश कायम किया जो कि 1412 तक शासन करता रहा। याद रखिएगा तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि तुगलकों ने 3 सुयोग्य शासक दिए थे। पहला है गयासुद्दीन, फिर उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और भतीजा फिरोज शाह तुगलक। 3 नाम बहुत मेन है, पहला गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। शासनकाल भी दिया हुआ है, याद कर लेंगे। पहले 2 सुल्तानों के साम्राज्य में लगभग पूरा देश शामिल था। फिरोज का साम्राज्य जो था वो कुछ छोटा था, पर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के लगभग बराबर था। अब देखिए यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत का प्रसार कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो हम देख चुके हैं कि अजमेर एवं उसके कुछ पड़ोसी क्षेत्रों समेत पूर्वी राजस्थान की तरह दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया। हालांकि बलबन के समय में रणथंभौर, जो कि सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था उस टाइम पे, रणथंभौर, ठीक है, सल्तनत के हाथ से निकल गया था। मतलब कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रणथंभौर नहीं आ पाया था। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर हमला तो किया, पर उसे रणथंभौर पर अधिकार जमाना काफी मुश्किल लगा। इस तरह से दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान सल्तनत के नियंत्रण से बाहर रहे थे। याद रखिएगा इस चीज को कि दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान जो थे वो सल्तनत के नियंत्रण से बाहर रहे थे। फिर देखिए लिखा है कि अलाउद्दीन के सत्तारोहण के बाद एक नई स्थिति विकसित हुई। 25 वर्षों के अंतराल में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने न केवल गुजरात और मालवा पर कब्जा कर लिया था, बल्कि राजस्थान के अधिकांश राजाओं को भी अपने अधीन बनाया। आप लोगों ने देखा होगा कि उस टाइम पे आप लोग जब पढ़ाई करते होंगे तो टीचर ने आप लोगों को भी बताया होगा कि बेसिकली बोला जाए दिल्ली सल्तनत पे जो भी शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था वो लोगों ने बहुत से राजपूत राजाओं को भी अपने अधीन ले लिया था। यहाँ पे लिखा है कि दक्कन और मदुरै तक दक्षिण भारत को भी उन्होंने दिल्ली सल्तनत वालों ने रौंद डाला था। लिखा है कालांतर में इस विशाल क्षेत्र को दिल्ली के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। और याद रखिएगा कि जो ये प्रयास था वो किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था और बेसिकली बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसे जारी रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह प्रसार जो है वो अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था।
फिर देखिए हम लोग देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत प्रसार के इस नए चरण के लिए किस तरह धीरे धीरे तैयारी हो रही थी। देखिए लिखा है कि इस समय मालवा, गुजरात और देवगिर पर राजपूत राजवंशों का शासन था, जिससे कि अधिकांश 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के आरंभ में अस्तित्व में आए थे। गंगा की वादी में तुर्क शासन की स्थापना के बावजूद इन राजवंशों ने शायद ही अपने पिछले तौर तरीके बदले थे। इसके अलावा उनमें से हर एक पूरे क्षेत्र पर अधिकार के लिए लड़ रहा था। यहाँ तक कि इल्तुतमिश के काल में जब तुर्कों ने गुजरात पर हमला किया तो मालवा और देवगिर दोनों के शासकों ने बेसिकली उस पर दक्षिण से हमला कर दिया। अब देखिए गुजरात, तो कई ठोस कारणों से तुर्क शासकों के लिए मालवा और गुजरात पर अधिकार करना जरूरी लग रहा था। देखिए फिर लिखा है कि ये क्षेत्र न केवल उपजाऊ और आबाद थे, बल्कि गुजरात हस्तशिल्प का उत्पादन, विशेषकर साधारण और उम्दा दोनों प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन का केंद्र भी था। याद रखिए गुजरात, आप लोगों को आज भी पता है कि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बेसिकली बोला जाए तो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है वहाँ पर, और वस्त्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वस्त्रों की फैक्ट्री है, कपड़ा फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गुजरात में। तो उस टाइम से ये चीज़ शुरू में ही था। देखिए लिखा है खम्बायत जैसे बंदरगाह ईरान, लाल सागर और अफ्रीका के देशों के साथ तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ भी लाभकारी व्यापार चला रहे थे। ये बंदरगाह गंगा की वादी के मालों के लिए भी निकासी मार्ग थे। गुजरात के बंदरगाहों से होने वाले विदेशी व्यापार से बहुत सा सोना चांदी यहाँ आता था, जिसे इस क्षेत्र के शासकों ने जमा कर रखा था। दिल्ली के सुल्तानों के लिए गुजरात पर शासन स्थापित करने का एक कारण यह भी था कि उनकी सेनाओं के लिए घोड़ों की आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण स्थापित हो सके। मध्य और पश्चिमी एशिया में मंगोलों के उदय और दिल्ली के सुल्तानों के साथ उनके संघर्ष के कारण इस क्षेत्र से दिल्ली के लिए उम्दा घोड़ों की आपूर्ति में कठिनाइयां आने लगी थी। फिर देखिए पश्चिमी बंदरगाहों से भारत में अरबी, इराकी और तुर्की घोड़ों का आयात 8वीं सदी से ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण मद था। 1299 के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सुप्रसिद्ध सिपह सलारों में से 2 की कमान में एक सेना राजस्थान के रास्ते से गुजरात पर चढ़ आई। रास्ते में क्या हुआ कि उसने जैसलमेर पर धावा बोलकर वहां पर कब्जा कर लिया। गुजरात का राजा जो है वो चौंक गए, यानी कि भौचक्का रह गया और लड़े बिना ही भाग खड़ा हुआ। होता है ना कि कई बार अगर कोई भी मतलब मान लीजिए कि बहुत ही शक्तिशाली एक शासक है तो वो क्या कर रहा है, किसी भी राज्य पर कब्जा कर ले रहा है और बहुत सारे सैनिक हो रहे हैं, तो कई बार डर के भी बहुत से बेसिकली राजा लोग क्या करते थे, अपने हथियार को त्याग देते थे, भाग जाते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। देखिए लिखा है कि गुजरात के प्रमुख नगर तबाह कर दिए गए। इनमें अनहिलवाड़ा भी था, जहां अनेक पीढ़ियों के दौरान अनेक सुंदर भवन और मंदिर बनवाए गए थे। सोमनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसका 12वीं सदी में पुनर्निर्माण कराया गया था, लूट कर तबाह कर दिया गया। इस प्रकार बहुत सारा लूट का माल हाथ लगा। खम्बायत के धनी मुस्लिम सौदागर भी नहीं बख्शे गए। बाद में दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व करने वाला मलिक काफूर भी यहीं पकड़ा गया था। उसे जल्दी ही अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया और जल्द ही उसका वह विश्वास पात्र बन बैठा। यानी अलाउद्दीन का विश्वास पात्र कौन बन बैठा? मलिक काफूर, जो कि पहले क्या था, हिंदू था और बाद में इसने क्या किया था, इस्लाम को अपनाया था। देखिए लिखा है गुजरात अब दिल्ली के अधीन आ गया। जिस तीव्रता और आसानी से गुजरात जीता गया वह संकेत देता है कि गुजरात का शासक अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय नहीं था। लगता है कि उसके एक अमात्य ने, जिसकी पत्नी को राजा ने जबरन उठवा लिया था, गुजरात पर हमले के लिए अलाउद्दीन से संपर्क किया था और उसकी सहायता की थी। यह भी संभव है कि गुजरात की सेना सुप्रशिक्षित न हो और प्रशासन ढीला ढाला हो। देवगिर के राजा रामचंद्र की सहायता से सत्ताच्युत राजा रायकरण ने दक्षिण गुजरात के एक भाग पर अधिकार बनाए रखा। जैसा कि हम देखेंगे, यह दिल्ली और देवगिर के यादवों के बीच का एक युद्ध इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। देखिए राजस्थान से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।